नमस्कार। लोक प्रशासन के अध्ययन के दृष्टिकोणों संबंधी चर्चा के क्रम में आज हमारी चर्चा होगी मानव संबंध उपागम या दृष्टिकोण के विषय में। मानव संबंध उपागम एक आधुनिक दृष्टिकोण है जो ये मानता है कि लोक प्रशासन के अध्ययन का केंद्र बिंदु मनुष्य होना चाहिए। यानी संगठन में काम करने वाले कार्मिकों के आपसी संबंधों का अध्ययन करके ही हम लोक प्रशासन के संगठन का वास्तविक अध्ययन कर सकते हैं। ये उपागम या ये दृष्टिकोण वास्तव में जितने भी पुराने दृष्टिकोण थे, शास्त्रीय दृष्टिकोण थे लोक प्रशासन के अध्ययन के, उनके विरोध स्वरूप उदित हुआ, प्रतिक्रिया स्वरूप उदित हुआ। क्योंकि इन सभी पारंपरिक दृष्टिकोणों के अंतर्गत लोक प्रशासन के ऑर्गेनाइजेशन को, संगठन को एक मशीन के रूप में प्रेजेंट किया गया था। एक ऐसी मशीन जो नियमों से संचालित है, जो खास प्रक्रिया के आधार पर कार्य करती है और जो प्रबंध की एक विशेष तकनीक को अपनाते हुए क्रियाशील होती है। हमने देखा नौकरशाही दृष्टिकोण के अंतर्गत कैसे वेबर ने लोक प्रशासन को एक अनुशासित, नियमों से अनुशासित, प्रक्रियाओं का पालन करने वाले आदर्श अधिकारी तंत्र के रूप में प्रस्तुत किया। तो वहीं पोस्ट कोड दृष्टिकोण के अंतर्गत लूथर गुलिक ने प्रशासनिक संगठन को कुछ कार्य प्रक्रियाओं तक सीमित कर दिया और ये माना कि प्रशासन का अध्ययन करने के लिए उन कार्य प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाना जरूरी है। तो वहीं वैज्ञानिक प्रबंध दृष्टिकोण के अंतर्गत समूची दृष्टि प्रबंधक वर्ग तक सीमित की गई। लोक प्रशासन के संगठन में प्रबंधकों की भूमिका को केंद्रीय बताते हुए कैसे उनके द्वारा वैज्ञानिक तकनीक अपनाई जाए ताकि संगठनात्मक लक्ष्य को हासिल किया जा सके, इस पर जोर दिया गया। सब मिलाकर जितने भी पारंपरिक दृष्टिकोण लोक प्रशासन के अध्ययन के प्रस्तुत किए गए कि लोक प्रशासन का अध्ययन करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, एक प्रशासनिक संगठन को समझने के लिए किस बात का अध्ययन किया जाना चाहिए, तो ये सारे दृष्टिकोण औपचारिक बनकर रह गए, यांत्रिक बनकर रह गए, मशीनवत बनकर रह गए। नियम, प्रक्रिया, प्रबंधन, तकनीक, इन सब पर ही जोर दिया गया इन दृष्टिकोणों के अंतर्गत। जो मानव संबंध उपागम है वो पुराने दृष्टिकोणों को अमान्य करते हुए ये मानता है कि संगठन को चलाने में मुख्य भूमिका मनुष्य की होती है, चाहे वो मनुष्य प्रबंधक के रूप में हो, उच्चाधिकारियों के रूप में हो, विभाग के बॉस के रूप में हो या फिर साधारण कार्मिक के रूप में। इनके बीच संबंध कैसा है ये ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि संबंध अगर सहयोगी होते हैं तो वो संगठन को उसके लक्ष्य तक आगे ले जाते हैं, उनमें कार्मिकों में प्रेरणा उत्पन्न करते हैं। और यदि ये संबंध संघर्षात्मक है तो ये उल्टी दिशा में संगठन को ले जाते हैं, उसको उसके लक्ष्य से विमुख करते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्या है किसी लोक प्रशासन के संगठन का अध्ययन करने में, कि उस संगठन में मानवीय संबंध कैसे हैं इसका अध्ययन किया जाए। तो ये उपागम, ये दृष्टिकोण किसी प्रशासनिक संगठन में मानव संबंधों के अध्ययन पर जोर देता है, न कि प्रक्रियाओं के, नियमों के और तकनीकों के अध्ययन। ये दृष्टिकोण डेवलप किया गया अमेरिकी समाजशास्त्री एल्टन मेयो के द्वारा। हालांकि मेयो के साथ साथ इस दृष्टिकोण के समर्थक रोथलिस बर्जर, मेरी पार्कर फॉलेट, विलियम जे डिक्सन, ई वार्नर, एल जे हेंडरसन आदि है।
तो ये दृष्टिकोण ये कहता है कि इसकी मान्यता है कि प्रशासनिक संगठन को समझने के लिए उस संगठन में काम करने वाले लोगों के आपसी संबंधों को समझना ज्यादा जरूरी है। ये संबंध कई तरह के हो सकते हैं और संबंध कई कारकों से प्रभावित होते हैं। बहुत सारे सामाजिक मनोवैज्ञानिक कारक हैं जो एक संगठन में काम करने वाले लोगों के आपसी संबंधों को प्रभावित करते हैं। और बड़ी बात यह है कि ऐसे संबंध स्वाभाविक रूप से ही विकसित हो जाते हैं, जिनको अनौपचारिक संगठन के रूप में जाना जाता है। एक तो औपचारिक संगठन होते हैं जो कानून के द्वारा स्थापित होते हैं, लेकिन किसी संगठन में काम करने वाले लोगों के बीच जो आपसी संबंध विकसित होते हैं, वो अनौपचारिक संगठन के रूप में जाने जाते हैं। और ऐसे संगठन को बनाने के लिए विशेष प्रयास नहीं किया जाता, बल्कि स्वाभाविक रूप से विकसित हो जाते हैं, क्योंकि मनुष्य स्वभाव से एक सामाजिक प्राणी है और जहां कहीं भी वो क्रियाशील होता है, किसी औपचारिक संगठन में, किसी औद्योगिक संगठन में या किसी सरकारी विभाग में, तो स्वाभाविक रूप से सहयोगी संबंध नाना आधारों पर डेवलप हो जाते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में मनुष्यों के मध्य। अब उन संबंधों का आधार भाषा हो सकती है, जैसे एक जैसी भाषा बोलने वाले लोगों के बीच स्वाभाविक संबंध डेवलप हो जाते हैं। समान शैक्षणिक योग्यता वाले लोगों के बीच भी संबंध स्वाभाविक रूप से विकसित हो जाते हैं। अगर संगठन में काम करने वाले लोग अलग-अलग प्रजातियों के हैं, तो अपनी-अपनी प्रजाति के लोगों के साथ उनके स्वाभाविक संबंध विकसित हो जाते हैं। सभी मनुष्यों की रुचियां अलग होती हैं। समान रुचि वाले अक्सर सहयोग करते देखे जाते हैं और आर्थिक स्तर की दृष्टि से जिन लोगों का आर्थिक स्तर एक जैसा है, उनके बीच भी स्वाभाविक रूप से संबंध विकसित होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी संगठन में, लोक प्रशासन के किसी भी संगठन में, किसी भी सरकारी विभाग में अगर उसका अध्ययन करना है, उसके कार्यों का अध्ययन करना है, उसको समझना है, उसके बारे में जानना है, तो वहां काम करने वाले लोगों के संबंधों पर फोकस करना होगा, संबंधों का अध्ययन करना होगा। तब जाकर हम उस संगठन को वास्तविक रूप में समझ सकते हैं, उसकी समस्याओं का निदान कर सकते हैं और उसको लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ा सकते हैं। ये जो मानव संबंध उपागम है, जो मानवीय संबंधों के अध्ययन पर जोर देता है, उसको केंद्र बिंदु बताता है। ये उपागम एक विशेष प्रयोग के आधार पर डेवलप हुआ और ये प्रयोग अमेरिका के शिकागो शहर में हॉथॉर्न जगह पर वेस्टर इलेक्ट्रिकल कंपनी में किया गया। एक औद्योगिक कारखाने में, कंपनी में इन संबंधों पर प्रयोग किया गया। ये जानने की कोशिश की गई कि कंपनी में काम करने वाले लोगों का कार्य किस तत्व से प्रभावित होता है। क्या कार्यस्थल की दशाएं, परिस्थितियां उनके कार्यों को प्रभावित करती हैं या कोई और फैक्टर है, कोई और तत्व है। तो बहुत सारे अध्ययन किए गए। प्रकाश का अध्ययन किया गया कि प्रकाश की स्थिति कार्मिकों के कार्यों को किस तरीके से प्रभावित कर रही है। प्रकाश कम होने पर उनका आउटपुट क्या हो रहा है, प्रकाश अधिक होने पर उनकी उत्पादकता कैसी है, उनके काम की गति को क्या भौतिक परिस्थितियां, भौतिक वातावरण प्रभावित कर रहे हैं। ये पाया गया कि भौतिक परिस्थितियां उतना ज्यादा उत्पादकता को प्रभावित नहीं कर रही। कौन प्रभावित कर रहा है? कार्मिकों के आपसी संबंध प्रभावित कर रहे। हॉथॉर्न प्रयोगों में ये पाया गया कि कई बार कार्मिक आपस में गुटबंदी कर लेते हैं और काम न करने की ठान लेते हैं।
ऐसी स्थिति में कार्यदशाएं अनुकूल है, तब भी कोई उत्पादन कार्य नहीं हो पा रहा है, कोई आउटपुट नहीं आ पा रहा। दूसरी तरफ ऐसा भी देखा गया कि जो काम करने वाले लोग हैं, कार्मिक हैं, काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ काम का विरोध करने वालों का जो गुट है वो उन्हें चिढ़ाता है, और इसका मनोवैज्ञानिक असर उनके परफॉर्मेंस पर पड़ता है, उनके कार्य पर पड़ता है। तो इन प्रयोगों का निष्कर्ष ये था कि कार्य की दशाएं उत्पादन को उतना प्रभावित नहीं करती जितना काम करने वाले लोगों का मनोविज्ञान और उस मनोविज्ञान पर आधारित मानवीय संबंध। ये जो हॉथर्न प्रयोग हुए वेस्टर्न इलेक्ट्रिकल कंपनी में, उसके परिणामों की विस्तृत चर्चा रोथलेस बर्जर की पुस्तक मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स में की गई। तो हॉथर्न प्रयोगों में ये पाया गया, जिस पर मानव संबंध उपागम में जोर दिया गया, वो ये कि किसी भी प्रशासनिक संगठन या औद्योगिक संगठन की सफलता या उस संगठन में कार्य संपादनता कार्मिकों के मनोबल पर निर्भर करती है, और ये मनोबल निर्मित होता है आपसी संबंधों से। ये उपागम इस बात पर जोर देता है कि कार्य को पूरा करने के लिए या संगठन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कार्मिकों में सहयोगी संबंधों का होना बहुत जरूरी है। आपस में सहयोगी संबंध हो, प्रबंधकों और कार्मिकों के मध्य सहयोगी संबंध हो, तो लक्ष्य तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। पहले के उपागमों में क्या बताया गया कि प्रबंधन अगर कार्य विभाजन की सही टेक्निक अपनाए, विशेषीकरण को प्रोत्साहित करे, हर कार्य को प्रक्रिया के आधार पर संपन्न किया जाए, निश्चित प्रक्रिया के आधार पर किया जाए, उत्तरदायित्व का विभाजन करके किया जाए, तो लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है, और संगठन को इसी संदर्भ में समझना उचित होगा। लेकिन ये दृष्टिकोण ये कहता है कि कार्य विभाजन और विशेषीकरण की पारंपरिक तकनीक के बजाय अब जरूरत उस सामाजिक कौशल की है, एक संगठन के अंतर्गत जिस सामाजिक कौशल के आधार पर कर्मचारियों का सहयोग प्राप्त किया जा सकता है, और उस सहयोग के बल पर लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है। तो हम देख रहे हैं कि आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत मानव केंद्रित दृष्टिकोण को अपनाते हुए सहयोगी वातावरण निर्मित करने पर और सहयोग प्राप्त करने के लिए एक सोशल स्किल के डेवलपमेंट पर ज्यादा जोर दिया गया है। और इसके साथ साथ ये उपागम ये भी मानता है कि संगठन अपने लक्ष्य तक पहुंच सके, इसके लिए ये भी जरूरी है कि प्रबंध जो निर्णय लेता है, प्रबंधन तंत्र जो निर्णय लेता है, उस उन निर्णयों की प्रक्रिया में आम कार्मिकों की भागीदारी भी होनी चाहिए। एक लोकतांत्रिक वातावरण संगठन में निर्मित किया जाना चाहिए सहयोग को प्राप्त करने के लिए, और उस सहयोग के बल पर संगठन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। तो निष्कर्ष ये है इस संगठन संबंधी दृष्टिकोण का, लोक प्रशासन के संगठन के अध्ययन संबंधी दृष्टिकोण का, कि एक ऑर्गेनाइजेशन में केंद्रीय तत्व है मनुष्य, और उन कार्मिकों के मध्य डेवलप होने वाले संबंध, अगर वो संबंध सहयोग की दिशा में डेवलप होते हैं तो संगठन सफल होगा, और वो संबंध अगर विरोधी संघर्ष है, टकराव के संबंध है, संघर्षपूर्ण संबंध है, तो संगठन की सफलता संदिग्ध हो जाती है। तो जब भी किसी प्रशासनिक संगठन का अध्ययन किया जाए,
इस तथ्य को हमेशा ध्यान में रखते हुए अध्ययन किया जाना चाहिए। तभी वो अध्ययन उस संगठन के विषय में वास्तविक होगा, वैज्ञानिक। लेकिन अन्य उपागमों के समान, अन्य दृष्टिकोणों के समान इस दृष्टिकोण की भी आलोचना की गई। पीटर ड्रकर, शेफर्ड, एलेक्स कैरी, लॉरेन बॉर्विज, रोजमैन, एटिजियोनी, डेनियल सेल, बेंडिक्स, मैकनेयर, इन सब ने इस दृष्टिकोण की आलोचना की। और आलोचना का आधार ये है कि ये उपागम अपना पूरा ध्यान एक संगठन के अंदर काम करने वाले कार्मिकों के संबंधों पर केंद्रित कर देता है और आर्थिक पक्ष की पूरी तरह उपेक्षा करता है। टेलर ने जैसा कहा कि मनुष्य एक आर्थिक प्राणी होता है और आर्थिक प्रोत्साहन उसको कार्य की तरफ प्रेरित करता है। मानव संबंधोपागम में इस पक्ष की उपेक्षा की गई। सिर्फ सहयोगी संबंधों पर, व्यक्तिगत संबंधों पर जोर दिया गया। और दूसरी बात यह है कि एक संगठन के अंतर्गत ये उपागम केवल सामूहिक संबंधों, मनुष्यों के आपसी, कार्मिकों के आपसी सहयोग पर जोर देता है और व्यक्तिगत संबंधों की इससे उपेक्षा हो जाती। साथ ही सहयोग पर बहुत ज्यादा जोर देने से आलोचक ये कहते हैं कि संघर्ष बिल्कुल एक ऑर्गेनाइजेशन में उपेक्षित हो जाता है, यानी संघर्ष को कोई महत्व नहीं दिया गया है ऑर्गेनाइजेशन में इस दृष्टिकोण के द्वारा। जबकि वास्तविकता ये है कि संघर्ष और सहयोग दोनों समानांतर रूप से चलते रहते हैं। और आधुनिक विचारक तो ये मानते हैं कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट के लिए संघर्ष का होना भी उतना ही जरूरी है जितना सहयोग का, क्योंकि संघर्षों से बहुत से मुद्दे सामने आते हैं, उनका समाधान होता है और संगठन एक तरीके से उसको नवजीवन प्राप्त होता है, नई ऊर्जा प्राप्त होती है, नई ऊर्जा के साथ वो क्रियाशील। अगर केवल सहयोग सहयोग ही रहे तो वो ऑर्गेनाइजेशन मोनोटोनस हो जाता है, उदासीनता आ जाती है उसमें। जबकि संघर्ष के कारण वो ऑर्गेनाइजेशन जीवंत बना रहता है। इसलिए संघर्ष का भी उतना ही इम्पोर्टेंस है, हालांकि ये दृष्टिकोण संघर्ष तत्व की उपेक्षा करता है। और लास्टली आलोचक ये कहते हैं कि मानवीय संबंध, मनुष्य की बुद्धि, उसका स्वभाव, ये सब कुछ परिवर्तनशील है। इसलिए इन संबंधों के आधार पर किसी सार्वभौमिक या सर्वमान्य लोक प्रशासन के सिद्धांत का विकास संभव नहीं है। सहयोग और संघर्ष ये मानवीय संबंधों के आधार है, लेकिन ताज्जुब की बात नहीं होगी कि मानवीय संबंध किसी और दिशा में भविष्य में विकसित हो, मानवीय बुद्धि किसी और आयाम को तलाश ले, या उसकी प्रकृति, मनुष्य का स्वभाव जैसा आज दिखाई दे रहा है उससे बहुत ज्यादा परिवर्तित हो जाए। तो जब मनुष्य के स्वभाव में, संबंधों में, बुद्धि में कोई स्थायित्व नहीं है, तो इनके आधार पर लोक प्रशासन के किसी सामान्य सिद्धांत को बनाना ये भी उचित नहीं है। सिद्धांत बनेगा तो, लेकिन उसकी सर्वमान्यता, उसकी सार्वभौमिकता संदिग्ध रहेगी हमेशा। तो आशा है आपको मानव संबंध उपागम समझ में आया होगा। अब अगली क्लास में, अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे लोक प्रशासन के अध्ययन के व्यवहारवादी उपागम या व्यवहारवादी दृष्टिकोण। धन्यवाद।